प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य अथवा शास्त्रीय परिदृश्य के पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य, द फील्ड व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये आपके सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट में आता है। क्लासिकल व्यू देखने के बाद या टेक्सटल व्यू देखने के बाद फील्ड व्यू को अथवा क्षेत्रीय परिदृश्य को भी देखना अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि भारतीय समाज को अच्छी तरह से समझा जा सके। क्षेत्रीय परिदृश्य अथवा फील्ड व्यू का अभिप्राय ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में जाकर के अनुभव का अध्ययन करना, एक क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष अथवा किसी भौगोलिक प्रदेश को चुनकर वहाँ की सामाजिक संरचना के विभिन्न पक्षों का जब वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है और वहाँ के समाज की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसे अध्ययन को क्षेत्रीय परिदृश्य कहते हैं। वैज्ञानिक विधि से क्षेत्र में जाकर के, फील्ड एरिया में जाकर के वैज्ञानिक तथ्यों को एज इट इज रखना और ऐसे अध्ययनों के आधार पर समाज की ऑथेंटिक जानकारी देना ही क्षेत्रीय परिदृश्य होता है। जैसे के.एम. कापड़िया ने विवाह तथा परिवार के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय कार्य किया। ऐसे अध्ययनों से भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों और उन परिवर्तनों के आधार पर समाज के वर्तमान स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। समय समय पर कई भारतीय विद्वानों ने ऐसे अध्ययन किए हैं। एन.के. बोस ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो 1975 में पब्लिश हुई, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी में एन.के. बोस ने भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को प्रस्तुत करने की कोशिश की है और भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा भारत के लोगों के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पीपल ऑफ इंडिया नामक एक सर्वेक्षण 1981 में पूरा किया गया। भारत में प्रति 10 वर्ष के पश्चात सरकार द्वारा जनगणना करवाई जाती है और जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। इंडियन सोसाइटी के अंदर फील्ड व्यू किस प्रकार से कहां अध्ययन हुए। भारत में लगभग 4635 समुदाय, 751 अनुसूचित जातियां शेड्यूल्ड कास्ट, 635 अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 1046 अन्य पिछड़े वर्ग के समूह पाए जाते हैं। कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा समाज है, जिसके अंदर 4635 जातीय समुदाय, 751 अनुसूचित जाति और 635 अनुसूचित जनजातियां और 1046 ओबीसीज अन्य पिछड़े वर्ग पाए जाते हैं। भारत एक बहु समाज का उदाहरण प्रस्तुत करता है, प्लूरल सोसाइटी का। यहाँ अनेक धर्म, प्रजातियां, संस्कृतियां पाई जाती हैं। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को समझने की दृष्टि से कई परिदृश्यों पर विचार करना जरूरी हो जाता है। वो ऐसे परिदृश्य कौन कौन से हैं? पहला है भौगोलिक परिदृश्य। भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और इसकी स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है। तो बड़ा भूभाग है और समुद्र तट पर 6100 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। तो विस्तार की दृष्टि से संसार में इसका स्थान जो है वो 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत की प्राकृतिक सीमाएं इसे अन्य देशों से अलग करती हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत फैला हुआ है, दक्षिण में 3 ओर से समुद्र है। भारत की भौगोलिक सीमाओं ने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और लोगों को विश्व के अन्य समाजों से भिन्न बनाया है। भौगोलिक दृष्टि से इसके 5 प्राकृतिक भाग हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा सिंधु का मैदान जहाँ पर भारत की 40% जनसंख्या निवास करती है।
दक्षिण का पठार जो कि त्रिभुज के समान एक आकार है, जो निश्चित में विंध्याचल सतपुड़ा के आसपास का इलाका, उसके इधर वाला इलाका। राजस्थान का मरुस्थल या मरुभूमि यहाँ की। और पांचवा है इसका समुद्र तटीय मैदान। तो ये इसके प्रमुख रूप से जो है भौगोलिक परिदृश्य एक तरह से भारत का इसके अंदर खाका खींचा है। और आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन के पेपर में ये विद्यालय स्तर के ऊपर भी ये चीज़ें देखी होंगी सोशल स्टडीज़ में। दूसरा जो परिदृश्य है वो है धार्मिक परिदृश्य। धर्म मानव समाज का एक व्यापक और शाश्वत स्थायी तत्व है, जिसे समझे बिना भारतीय समाज के रूप को समझना अत्यंत कठिन है। प्राचीन काल से भारत विभिन्न धर्मों की एक पुण्य भूमि रहा है, और संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें धर्मों की इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती हो भारत के अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ प्राय सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ हिंदू धर्म के मानने वालों की है, जो कि कुल जनसंख्या का 81.4% है। उसके बाद इस्लाम मतावलंबियों की है, जो टोटल जनसंख्या हमारी है उसका 12.4% है। उसके बाद तीसरा जो बड़ा धर्म है वो ईसाई धर्म है, जो टोटल जनसंख्या 2.30% है। उसके बाद सिख धर्म आता है चौथे नंबर पर, जिसकी टोटल जनसंख्या का जो हिस्सा है वो है 1.9% हिस्सा भारत की जनसंख्या का। उसके बाद बौद्ध धर्म आता है 0.8%, जैन धर्म आता है 0.4%, और पारसी तथा अन्य धर्म सब आ गए इसमें। तो वो जो टोटल जनसंख्या है हमारी उसका 0.6% भाग है। तो ये एक तरह से धार्मिक परिदृश्य है भारत का, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, उसके बाद इस्लाम है, उसके बाद ईसाई है, उसके बाद सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और पारसी एवं अन्य लोग हैं। भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय के तत्व पाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच अंतःक्रिया के कारण उनके अनुयायियों में एक दूसरे के प्रति धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता की भावना मिलती है, और एक दूसरे के धार्मिक विशेषताओं को सब लोगों ने ग्रहण भी किया है। भाषाई परिदृश्य तीसरा है प्रमुख परिदृश्य। भाषा के माध्यम से मानव समूह परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। आप सब जानते हैं भाषा अपने विचार प्रकट करने का लिखित और मौखिक साधन है। अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से ही संस्कृति के विभिन्न तत्व लिखित रूप से संचित और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं विचार। भाषाई सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, और भारत में लगभग 179 भाषाएं 179 और 544 स्थानीय बोलियां प्रचलन में है, लोकल डायलेक्ट। 3 भाषाई परिवार यहाँ प्रमुख है, जिनको कि हम पूरे भारतीय भूभाग की 3 भाषाई परिवार हैं, लिंग्विस्टिक फैमिलीज। पहला है इंडो आर्यन भाषाई परिवार, जिसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बंगला, उड़िया, असमिया, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हिमाचली, बिहारी आदि भाषाएं आती है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया तकरीबन। दूसरा जो परिवार है वो द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें साउथ इंडिया की तरफ तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और गोंडी भाषा इसके अंतर्गत आती है। और तीसरा जो भाषाई परिवार है वो ऑस्ट्रिक भाषाई परिवार, जिसमें मुंडारी, संथाली, खासी, खड़िया, बिरहोर, भूमिज आदि भाषाएं प्रमुख है, जो भारतवर्ष का पूर्वोत्तर क्षेत्र है। 7 सिस्टर्स नाम से जो स्टेट है वहाँ बोली जाती है ये, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा आदि में। तो ये सब होने के अलावा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि ऑथेंटिक लैंग्वेज है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 हैं। इसके अलावा हर 10 कोस पर किलोमीटर्स पर वाणी बदल जाती है, बोली का लहजा बदल जाता है, लोकल डायलेक्ट्स। उसके बाद आता है प्रजातीय परिदृश्य। भारत में विभिन्न प्रजातियों के अजायब घर के नाम से जानते हैं हम भारत को, कि इंडियन इज म्यूजियम ऑफ ऑल रेसेस। प्राचीन काल से ही भारत में आक्रमणकारियों के रूप में विदेशियों का आवागमन हमेशा रहा है। सब इतिहास के स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं, विद्यालय स्तर पर भी आपको इसकी जानकारी मिली है। प्रमुख रूप से द्रविड़ और आर्य प्रजाति समूह के लोग अधिक
मात्रा में पाए जाते हैं भारतवर्ष में। और देश के पूर्वी भागों में मंगोलायड प्रजाति के लोग भी हैं। यहाँ की जनसंख्या में काकेसाइड, मंगोलायड, निगोराइड तीनों ही प्रजातीय समूह के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। ज्यादा संख्या मंगोलायड लोगों की है। जनसंख्यात्मक परिदृश्य, विश्व में दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या दृष्टि से। 2011 की जनगणना के आधार पर 121 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हमारी पहुंच चुकी है। वर्तमान में हम 135-137 करोड़ के आसपास होंगे। 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं, ये हमारा लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो। जनसंख्या संबंधी घनत्वों में भी काफी भिन्नता हमें भारतवर्ष में देखने को मिलती है। यहाँ पर 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में भी निवास करने वाले हैं और हजारों व्यक्ति, 11-12 हजार व्यक्ति भी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो जनसंख्या का ये औसत जो है ना, घनत्व जो है पूरे देश में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382। यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या जो रूरल पॉपुलेशन है वो है 68.84 यानी 68.84% है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। कुल जनसंख्या में 74.04% लोग साक्षर हैं। ये हमारी लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट कितनी है? 74.04। रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 68.84%। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 31.16%। तो ये हमारा था जनसंख्यात्मक परिदृश्य भारतीय समाज का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे समाज का सांस्कृतिक परिदृश्य, कल्चरल। भारत में प्रथाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से भी काफी भिन्नता देखने को मिलती है। उत्तर और दक्षिण के लोगों की वेशभूषा में, खान पान में, रहन सहन के तौर तरीकों में दिन रात का अंतर पाया जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों की स्त्रियों के पहनाव में भी, पुरुषों के पहनाव में भी अंतर पाया जाता है। कुछ लोगों के समूह शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं। के.एम. सिंह ने जो पीपल ऑफ इंडिया में बताया, भारत की केवल 20% जातियां ही शाकाहारी हैं, शेष जातियां मांसाहारी हैं। कला, संगीत, नृत्य आदि की दृष्टि से भिन्नता पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों ही प्रकार के परिवार व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान है। इस प्रकार विभिन्न प्रांतों के त्योहारों और उत्सवों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये हमारा सांस्कृतिक परिदृश्य था। नेक्स्ट पॉइंट आता है अभिजात और जनसाधारण। अभिजात क्या होता है? इलीट एंड लोकल, सामान्य जो जनसाधारण के अतिरिक्त जिसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति अच्छी होती है, उसको हम अभिजात वर्ग बोलते हैं, इलीट क्लास। यहां संख्यात्मक दृष्टि से नेताओं अथवा अभिजात वर्ग की तुलना में जनसाधारण का अनुपात अन्य विकसित देशों की बजाय काफी ज्यादा है। जनसाधारण जो है, पब्लिक जो है, सामान्य पब्लिक जो है वो ज्यादा है और अभिजात वर्ग में बहुत कम परसेंटेज है। गुणात्मक दृष्टि से जनसाधारण और अभिजात वर्ग के बीच काफी बड़ी खाई पाई जाती है, बहुत बड़ी खाई पाई जाती है। इन दोनों वर्गों के बीच जीवन शैली में बहुत ज्यादा अंतर होता है, यानी कि दिन रात का इसमें अंतर मिलेगा आपको। जहां अभिजात वर्ग जो है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उनका स्टेटस, परिस्थिति ऊंची होती है, खूब रुपए पैसे वाले होते हैं ये लोग, राजनीतिक रूप से भी इनकी पावर होती है, पकड़ होती है, तो इनके बीच में जो है कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, संवाद, क्योंकि वो अपने आप को उच्च लोग मानते हैं। बहुत एक असमानता की खाई बहुत ज्यादा है इनके अंतर्गत। जनजातीय परिदृश्य है अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइबल। 8 करोड़ से अधिक लोग जनजातीय हैं टोटल पॉपुलेशन में से। प्रत्येक जनजाति समूह की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति और एक जीवन पद्धति है। कुछ जनजातियां आज भी विकास की आदिम अवस्था में हैं, प्रिमिटिव कंडीशंस स्टेज में हैं, तो कुछ जनजातियां सभ्य हो चुकी हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी हो चुकी है ना, जिसको हम मॉडर्न कह सकते हैं, जो मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ज्यादातर जनजातियां जो है वो आदिम अवस्था में है, परंपरावादी।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जनजातियां अधिक ज्यादा निवास करते हैं। ये जनजातीय प्रदेश है। शेष राज्यों में जनजातियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। विभिन्न जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था में अनेकों प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है जातीय परिदृश्य, कास्ट को लेकर के। भारत में लगभग 4635 जातीय समूह हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हो गए होंगे। ये एक ऑथेंटिक सर्वेक्षण है, बहुत पहले हुआ था। प्रत्येक जाति के अपने खान पान होते हैं, नियम होते हैं, विवाह और सामाजिक संपर्क के नियम हैं, कठोर नियम होते हैं। और जातियों का जो संबंध है एक निश्चित व्यवसाय से है, परंपरागत पेशा जो करते हैं अपनी जाति का। और विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का एक संस्थान पाया जाता है, एक व्यवस्था पाई जाती है, उच्चता और निम्नता का एक क्रम पाया जाता है, सीक्वेंस जिसको कहेंगे, हायरार्की, संस्थान। तो ये इसके जातीय परिदृश्य। जाति के बारे में आपको अलग चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जनजातियों के बारे में भी आपको अलग चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं आपको, भौगोलिक परिदृश्य, भाषाई परिदृश्य, जनजातीय परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, जनसाधारण और अभिजात वर्ग है, जातीय परिदृश्य है, ये सारे जो परिदृश्य हैं, धार्मिक परिदृश्य है, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि भारतीय समाज का मोटे रूप से जो ढांचा है वो कैसा है। एक चित्र खींचा गया है इंडियन सोसाइटी का, जिसमें ये चीजें उपलब्ध हैं। और ये इस तरह से ऊपरी तौर के ऊपर हमें भारत में ये चीजें देखने को मिलती हैं, ये धर्म मिलते हैं, ये जातियां मिलती हैं, ये प्रजातियां मिलती हैं, और ये इस प्रकार से यहाँ की संस्कृति पाई जाती है, इस प्रकार से यहाँ के लोग हैं, है ना, जनसंख्यात्मक दृष्टि से ये विशेषताएं हैं। तो ये सारा का सारा जो विवरण है, ये आपको अच्छी तरह इसको ध्यान में रखना है। और इससे से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विविधता पाई जाती है। यहाँ समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित करने वाली शक्तियाँ काफ़ी प्रभावशाली हैं। और भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनूठी विशेषता ये होती है कि विविधता में एकता, जो इन पॉइंट से आप समझ गए होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट अलग वीडियो में